Good morning, everyone. सो अभी तक जो हो गया था, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक साइटोकाइनिन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने बताया था, उसके इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, मैं हेडिंग डलवाया था आई थिंक। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन, आप हेडिंग डालना। फिजियोलॉजिकल साइटोकाइनिन्स का हम पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल effects and applications physiological। वॉइस लैग कर रहा है, देखिए तो अब बोलिएगा तो। क्या अभी भी वॉइस लैकिंग है? ठीक है, देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, आप जानते हो कि साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट को क्या करता है, प्रोमोट करता है। फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। हम लिख सकते हैं, सीके बोलते हैं साइटोकाइनिन को, प्रोमोट्स इट। सेकंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो गया? मॉर्फोजेनेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन समझ में आता है, आपको कई बार दिया रहेगा क्वेश्चंस। मॉर्फोजेनेसिस कहने का मतलब क्या हो गया? रेशियो बिटवीन ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन जो है वो डिसाइड करता है कि रूट का ग्रोथ होगा कि शूट का ग्रोथ होगा। ठीक है, जैसे समझना, अगर साइटोकाइनिन का रेशियो कम है, लो साइटोकाइनिन बाई हाई ऑक्सीन है, मतलब ऑक्सीन की तुलना में साइटोकाइनिन का अमाउंट अगर कम है, तो ऑक्सीन कम है, सॉरी ऑक्सीन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, शूट ग्रोथ हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीन का सिंथेसिस शूट टिप पे होता है। तो क्या होगा, ये रेशियो ऐसा रहेगा, तो रूट का ग्रोथ प्रमोशन होता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीन्स पहले से ज्यादा है, तो ऑक्सीन ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि आपके शूट ग्रोथ हो चुका है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हाई साइटोकाइनिन, इधर लिख देते हैं, हाई सी के बाई लो ऑक्सीन है, हाई सी के मतलब रूट का ग्रोथ हो चुका है, ऑक्सीन्स कम है, तो ये रेशियो क्या प्रमोट करेगा, शूट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो दो, दो हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखो,
ये ऑक्सीन्स के बहुत सारे चीजों को काउंटरैक्ट करता है, जैसे कि समझो काउंटर एक्शन इसका होता है एपिकल डोमिनेंस पे, क्योंकि ऑक्सीन्स एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता है। ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को काउंटरैक्ट करता है, दैट इज इट प्रोमोट्स लैटरल ग्रोथ। ठीक है, ऑक्सीन क्या कर रहा था, एपिकल ग्रोथ करवाता है। ठीक है, ये क्या करा रहा है, लैटरल ग्रोथ करा रहा है। लिख सकते हैं काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ये क्या प्रोमोट करेगा, इट प्रोमोट्स लैटरल ग्रोथ, लैटरल ग्रोथ। ये लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। देखो, नेचुरली ये प्लांट में सेनेसेंस को डिले करता है, इसीलिए इस हार्मोन को एंटी एजिंग हार्मोन भी हम प्लांट के लिए कहते हैं। जैसे हमारे केस में एंटी एजिंग विटामिन होता है, दैट इज ई। विटामिन ई जो है वो एंटी एजिंग विटामिन है, बिकॉज वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोगों ने पढ़ा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक होता है जिसे टीला सबक्यूटेनी कहते हैं, दैट बाउंड्स द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल्स। तो उसको टाइट करके रिजिड रखने में विटामिन ई का बड़ा रोल होता है। इस वजह से समझो कि अगर विटामिन ई की कमी होगी तो वो लूज होगा एंड रिंकल्स पड़ेंगे, और स्किन क्या हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ओल्ड एज की तरफ या सेनेसेंस की तरफ दिखने लगेगा आदमी। तो उसी तरह प्लांट में सेनेसेंस रोकने का काम कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन, या हम कह सकते हैं सेनेसेंस को डिले करता है, इसीलिए इसको हम लोग एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। फोर्थ, डिले इन सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस। इस इफेक्ट को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रिचमंड था, तो इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं, रिचमंड लैंग इफेक्ट भी हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लिख सकते हैं इसमें पोस्टपोन्ड पोस्टपोन्ड बाय सीके, पोस्टपोन्ड बाय सीके। ये फ्लोएम कंडक्शन को भी बढ़ाता है, फ्लोएम कंडक्शन बढ़ाएगा तो क्या होगा, ज्यादा खाना पहुंचेगा सेल्स तक, तो सेल को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलते रहेगा, तो वो बुढ़ापा की तरफ भी कम जाएगा। हम लिख सकते हैं इट improves phloem conduction, it improves phloem conduction, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज कर देगा। इसी में डिले इन सेनेसेंस में पॉइंट ही देके लिख लेना। ठीक है, देखो, जिब्रेलिन्स इंटैक्ट फ्रूट को क्या करता है कि उसको पकने से रोकता है जब वो पहले से पेड़ में है, लेकिन अगर हम पेड़ से उतार लिए तब हमको पता चला कि हाँ, कि अभी मार्केट में अवेलेबल फ्रूट है, अब तो उतार लिए, अब तो उसको हम पेड़ में वापस लगा नहीं सकते, तो उस समय हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उसमें साइटोकाइनिन का। तो एक्चुअली में ये डिटैच्ड फ्रूट ऑफ फ्लावर्स को क्या करता है,
ओल्ड एज की तरफ ये हम कह सकते हैं उनके लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। हम लिखेंगे इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ detached fruits and flowers. It increases the life of detached fruit and flowers. इसी फोर्थ पॉइंट में लिखना इट इनहिबिट्स एब्सीजन। एब्सीजन मतलब लॉस ऑफ लीफ इट और फ्रूट्स फ्रॉम द बॉडी। इट इनहिबिट्स, जो कि ऑक्सीन्स भी करते हैं, इनहिबिट्स एब्सीजन। इट इनहिबिट्स एब्सीजन, जो कि क्या कर रहा है तुम्हारा, लेकिन ये ज्यादा ऑक्सीजन से मोर पोटेंशियल देन ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं, ज्यादा पोटेंशियल होता है। मोर पोटेंशियल देन ऑक्सीजन। अगर मैं इसके फ्लावरिंग की बात करूं, ठीक है, फिफ्थ, अगर मैं इसके फ्लावरिंग की बात करूं तो ये क्या करता है, फ्लावरिंग में ऑक्सीन्स के ही तरह फेमिनाइजिंग इफेक्ट करता है, मतलब इट प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, फर्स्ट लिख लेंगे प्रोमोट्स फेमिनाइजिंग इफेक्ट, प्रोमोट्स फेमिनाइजिंग इफेक्ट। ये पहला हो गया। दूसरा, जिब्बरलिन्स का हम लोग देखे थे कि शॉर्ट डे प्लांट्स में, सॉरी लॉन्ग डे प्लांट्स में शॉर्ट डे कंडीशन के समय फ्लावरिंग करवा सकता था। ये क्या करता है, ये शॉर्ट डे प्लांट्स में लॉन्ग डे कंडीशन में फ्लावरिंग कराता है। फ्लावरिंग। सर आपका वीडियो बार बार पॉज हो जा रहा है। एक मिनट देखिए तो अभी भी। सर अभी ठीक है। देखिए तो फ्लावरिंग हम कह सकते हैं, हाँ, फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एसडीपी, एसडीपीज ड्यूरिंग लॉन्ग डे कंडीशंस। फोटो पीरियोडिज्म इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं। ये इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसका बायोअसे की बात आती है। नेक्स्ट जो है दैट इज बायोअसे। नेक्स्ट बायोअसे की बात आती है। तो बायोअसे है साइटोकाइनिन्स का, जो मिलर ने किया था, दैट इज टोबैको पिथ सर कल्चर। आप पॉज हो गए। मैं पॉज हो गया हूं। लेखिका आपका आपका ही नेट का प्रॉब्लम होगा।
सर सर हम आप नहीं क्लियर है। हैं? हाँ? सर हम हम आयुषी बोले हैं। हैं। अच्छा, सॉरी, आप लोग का आयुषी और लेखिका का आवाज एक जैसा लगता है। आप फिर से लीव करके ज्वाइन करो ना, जिनका भी पॉज हो रहा है। ओके सर। देखिए, फ्लावरिंग, ये बायो से की हम बात कर रहे हैं, तो बायो से क्या हो गया? पहला, फर्स्ट है टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा जो टेस्ट है वो एजिंग के बेसिस पे टेस्ट है, मतलब एजिंग का पहला प्रमाण होता है प्लांट में क्लोरोसिस, दैट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो अगर कोई क्लोरोफिल रिजर्व कर रहा है या प्रिजर्व कर रहा है, उस चीज को रिटेन कर रहा है, दैट इज अ टेस्ट फॉर डिले इन सेनेसेंस। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, इसे को डिले इन सेनेसेंस टेस्ट भी कहते हैं। ये हमारा बायो से हो गया। ये साइटोकाइनिन पूरा हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। हो गया, बता रहे। सर नीचे वाला नहीं मिटाइएगा। नेक्स्ट देखिए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एब्सीजन से वर्ड लिया गया है। एब्सीजन का मतलब फॉल ऑफ दी, या हम कह सकते हैं डिटैचमेंट ऑफ दी प्लांट पार्ट्स। इसको कॉमनली हम एबीए भी बोलते हैं, एबीए, and its molecular formula is C15H20O4। देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग डिस्कवर किया था और अलग अलग नाम दिया था। जैसे कि पहला जो डिस्कवरी किया गया था वो क्लार्क और केफोर्ड ने किया था, जो कि एक डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर से उन्होंने निकाला था इस केमिकल को। और वो लोग कहे थे इसको कि ये ऐसा केमिकल है जो कि उस पोटैटो ट्यूबर को डोरमेंट रखने में मदद कर रहा है, एंड दे कॉल्ड इट एज इनहिबिटर बी। ठीक है, उसी के बाद से दो साइंटिस्ट और आए, एक का नाम एडिकॉट था, दूसरा ओकुमा नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉटन, मैच्योर कॉटन फ्रूट से एक तरह के केमिकल को निकाला था, और इसका नाम, उसका नाम उन्होंने एब्सीजन 2 रख दिया था। बाद में एक और दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम वैरिंग था और रॉबिन्सन था। इन्होंने भी एक केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया था, किससे? बेटुला लीव से। बेटुला लीव हम लोग किसको कहते हैं? बेटुला
भोजपत्र को। हाँ बिल्कुल। तो बेटुला लीव से निकाला था, और वहां पे भी वो उन्होंने देखा कि ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, या फिर उसी को डॉर्मिन नाम रख दिया गया। बाद में जाके ये देखा गया कि जो इनहिबिटर बी था, एप्सिजन 2 था और डॉर्मिन था, तीनों ही एक ही केमिकल है, एंड दे कॉल्ड और दे नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो 3 डिस्कवरीज में है, अलग अलग नाम रख दिया गया, लेकिन केमिकल क्या था, एक ही था, जो कि बाद में जाके आइडेंटिफाई किया गया। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, फर्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर, first growth inhibitor was identified by Bennett Clark and Kefford from dormant potato tuber, from dormant potato tuber and called it inhibitor B. कल टेस्ट है, याद रखिएगा, 10 बजे से। कल क्लास है क्या कोई? कल कोई क्लास है आप लोग का 10 बजे? ठीक, तो 10 बजे से रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिख रहे, एडिकॉट एंड ओखुमा obtained from mature cotton fruits and named as Abscission 2. Next, Waring and Robinson isolated a growth inhibitor from old betula leaves
and named as Dormin. Dormin. हो गया। बाद में जाके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, latter established that inhibitor B abscission 2 and Dormin are same and called as abscisic acid and called as abscisic acid. Abscisic acid. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तो डिस्कवरी पे हो गया कि हाँ भाई डिस्कवर उसको कर लिए, उसको एब्सिसिक एसिड रख दिए उसका नाम। अगर मैं इसके साइट की बात करूं, साइट ऑफ सिंथेसिस, की मैं बात करूं तो सारे के सारे प्लांट पार्ट में ये सिंथेसाइज होता है, लेकिन मैच्योर में ये ज्यादा होता है। ऑल प्लांट पार्ट्स मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसका क्वांटिटी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर बढ़ता चला जाता है तो वो बुढ़ापा की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जितना ज्यादा इसका क्वांटिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा वो ओल्ड एज की तरफ वो पार्ट बढ़ता चला जाएगा। मैच्योर लीव्स में ज्यादा करता है, मैच्योर लीव्स में, क्योंकि स्टेम रूट और लीफ फ्लावर सबके तुलना में लीफ सबसे पहले क्या करता है, ओल्ड एज की तरफ जाता है फ्लावर के बाद।
अगर इसके ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो ये भी नॉन पोलर डिफ्यूजिव होता है, सारे डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। नॉन पोलर, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो आप जान रहे हो नाम ही में एसिड है, या हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर इसमें मैं रिंग की बात करूं, ठीक है, तो इसमें सेस्क्विटर्पीन रिंग प्रेजेंट होता है। सेस्क्विटर्पीन, ठीक है, ये भी डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है इसलिए नहीं बना रहे, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर इसका। प्लांट में ये फायदेमंद भी होता है। कैसे होता है? तो प्लांट के केस में इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में उसको बचा देता है। कैसे? तो बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा। जैसे ड्राई कंडीशन में या ड्राई हैबिटेट में क्या होता है, स्टोमेटा अगर ओपन रहेगा तो वाटर लॉस से मर जाएगा। तो उस कंडीशन में, ड्राई हैबिटेट या ड्राई कंडीशंस में, ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करके वाटर स्टोरेज या रिटेंशन का या प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर का काम करता है। इसीलिए इस एसिड को या इस हार्मोन को सर हम एसिडिक के बाद क्या लिखे हैं? सिस, सिस ट्रांस पढ़े हैं ना, सिस सेस्क्विटर्पीन, SESQUITERPENE, सेस्क्विटर्पीन। तो इस हार्मोन को एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है बाय क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ABA also known as स्ट्रेस हार्मोन। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, वो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में पड़ेंगे। यहाँ पे इसका नाम सिर्फ हम जाने। अगर मैं इसके प्रिकर्सर की बात करूं, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, प्रिकर्सर की बात करूं, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर की बात करूं तो ये भी मेवालोनिक एसिड पाथ को फॉलो करता है, या मेवालोनिक एसिड से ही बनता है, मेवालोनिक एसिड, जिसमें वाइलोजेंथीन हो गया, वाइलोजेंथीन। नाम याद रखना है प्रिकर्सर से कि किसका कौन सा प्रिकर्सर हो गया। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग इसका डालिएगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। पहला क्या हो जाएगा कि ये
एब्सीजन को या लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स को या डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स जिसे हम कह रहे हैं उसको प्रमोट करता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज इंड्यूस एब्सीजन. इंड्यूस एब्सीजन. देखिएगा इसमें ABA causes aging. ABA causes aging and abscission of leaves. ABA causes aging and abscission of leaves and abscission of leaves, abscission of leaves and fruits and fruits and fruits. देखो जिब्रेलिन क्या करता है, ये ज्यादातर इसका इफेक्ट जिब्रेलिन के अपोजिट होता है. ठीक है. सेकंड क्या हो गया, जिब्रेलिन डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ये डोरमेंसी को प्रोमोट करता है. हम लिख सकते हैं सेकंड इंड्यूस बड एंड सीड डोरमेंसी. इंड्यूस बड एंड सीड डोरमेंसी. हम लिख सकते हैं इट इज एंटी GA. GA के अपोजिट काम कर रहा है. थर्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस सेनेसेंस. सेनेसेंस को इंड्यूस्ड करता है. ठीक है. इंड्यूस सेनेसेंस. देखो ये सेल डिवीजन और इलोंगेशन को या इनलार्जमेंट को इनहिबिट करता है, मतलब ये साइटोकाइनिन के उल्टा भी काम कर रहा है. वो तीनों जो अभी तक पढ़े थे वो प्रोमोटर था, उसके सबके रिवर्सल में ये काम कर रहा है. फोर्थ लिखेंगे इंड्यूस सॉरी इनहिबिशन of cell division and cell elongation. Full stop. It inhibit cambial activity. Cambial activity सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं. इसे हम लोग देखे थे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करता है. तो फिफ्थ लिखिएगा स्टोमेटल क्लोजिंग. ABA को ABA also known as
also known as anti transparent hormone. ABA, also known as anti-transparent hormone, as it closes off as it closes off the stomata during stress conditions. That is hot condition, hot days. That is during hot days. लिख सकते हैं. That is hot days. ये इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया. लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे बायोअसे. तो बायोअसे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जिबरेलिन के उल्टा काम करता है, तो इसका बायोअसे भी एंटी जिबरेलिन नेचर ही है इसका. मतलब जिबरेलिक एसिड का बायोअसे क्या था हमारा, वहां बायोअसे हम कह रहे थे अल्फा एमाइलेज. जिबेलिन्स का बायो से क्या था, अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट इन बार्ली एंडोस्पर्म. तो उसको ये क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा. दूसरा डॉर्फ पी और मेज टेस्ट जो है, वहां डॉर्फ पी को ये क्या कर रहा था, इनक्रीज कर रहा था. ये क्या कर रहा है, उसको उसी स्टेट में रहने देगा, इंक्रीज ही नहीं करने देगा. तो ये हमारा एब्सिसिक एसिड जो कि हमारा फोर्थ हार्मोन है वो पूरा हो गया. लास्ट हार्मोन हमें पढ़ना है, दैट इज इथाइलिन. ठीक है इसको. हो गया बेटा है. एक मिनट. और सर प्लांट्स के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है क्या? हाँ, एबीए जो है वो प्लांट के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. जैसे कि समझो कि सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन जो हो रहा है उसमें हेल्प करता है एबीए. तो समहाउ वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, कह सकते हैं इस तरीके से. सॉल्ट्स का ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है. वैसा कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं है, लेकिन हाँ ऑस्मोटिक रेगुलेशन में सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन वो करता है इसके प्रेजेंस के कारण. नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो हमें हार्मोन पढ़ना है दैट इज इथाइलिन. आपने पढ़ा है इथाइलिन हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला
बताइए दो। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इथाइलीन का? हाँ बिल्कुल सही शुभांगी, C2H4। C2H4 is the chemical formula for ethylene। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले इथाइलीन देखा गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कजन था। कजन ने देखा कि पके हुए संतरे जो है एक तरह के केमिकल का रिलीज कर रहे, गैसियस केमिकल है, जो कि एक कच्चा केला बगल में रखा हुआ था उसको वो पका दिया। ठीक है, तो जरूर वो ऐसा केमिकल होगा जो गैसियस इन नेचर होगा। ये इकलौता हार्मोन प्लांट का है जो गैसियस इन नेचर होता है, और ये गैसियस नेचर का हार्मोन है, और वो रिलीज हो रहा था जो कि एक कच्चे फल को क्या कर रहा है, पका रहा है। मतलब ये प्रोमोट करता है किस चीज को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को। और ये निकलता भी कहां से, राइपेंड फ्रूट से। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, H.H. कजन first suggested that ripened oranges are ripened oranges are responsible for ripening of responsible for ripening of unripened bananas unripened bananas। Next point, Berg proved that ethylene is a gaseous PGR। सर बोलिए। सर एक बार फर्स्ट सेंटेंस एक बार और देखिए ना, एक बार पढ़ दीजिए ना। H.H. Cousin first suggested that ripened oranges are responsible for ripening of unripened bananas। नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। तो cousin first suggested that ripened oranges are responsible for ripening of unripened bananas। सही है। अगर मैं इसके साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करूं, साइट ऑफ सिंथेसिस, देखो साइट ऑफ सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रूट्स में जनरली इसका सिंथेसिस होता है, रूट्स और लीव्स में भी सिंथेसाइज होते हैं। मेनली ये फ्रूट्स में ही सिंथेसाइज होते हैं। फ्रूट्स मेनली, roots and leaves also।
या अगर मैं इसके बायोसिंथेसिस की बात करूं तो ये मिथायोनिन एमिनो एसिड से बनता है प्लांट में। हम लिख सकते हैं बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस बाय मिथायोनिन एमिनो एसिड, बाय मिथायोनिन एमिनो एसिड। इथाइलिन और भी बनता है कब? रूट्स जब वाटर लॉक कंडीशन हो जाता है तो रूट्स भी सिंथेसाइज करने लगते हैं, या हम कह सकते हैं इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल कंडीशन में राइपेंड फ्रूट्स में ही होता है। हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इथाइलिन ऑल्सो फॉर्म्ड इन वाटर लॉक्ड, इन वाटर लॉक्ड कंडीशंस। इन रूट्स कर लेना, इन रूट्स ड्यूरिंग, इन ethylene also formed in roots during waterlogged condition। इसके भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये भी सब डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। नॉन पोलर डिफ्यूजिव, या देखो अब हमको इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखना है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहला है पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आप देखते हो कि हम करते क्या है, समझना कि फ्रूट्स को, जैसे आम ही ले लो या कोई भी फ्रूट हो गया, तो उसको पकने का इंतजार हम नहीं करते कि वो पकेगा तब उसको हम लोग पेड़ से उतारेंगे और उसको फिर बेचेंगे। नहीं, उसको कच्चा ही उतार लिया जाता है। आज के डेट में कच्चा उतार लिया, क्योंकि देखो मान लो अगर आम भी है तो पकेगा तो वो मैक्सिमम चांस है वो जल्दी खराब हो जाएगा या गिर गया पक्के के बाद से, हम उसको उठा के थोड़ी ना बेचेंगे। तो उसको क्या किया जाता है, कच्चा ही उतार लिया जाता है। उसके बाद से आर्टिफिशियली उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बाइड से पकाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कार्बाइड एक कमर्शियल नेम है, एक ब्रांड आता है जिसे हम इथेफॉन कहते हैं, क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड, जो एक्चुअली में क्या करता है कि कार्बाइड से भी हम पकाते हैं। कार्बाइड्स होते हैं जो कि इथाइलिन गैस ही रिलीज करता है। ठीक है, इथाइलिन गैस रिलीज करता है। और एक पकेगा, जैसे ही वो पकना स्टार्ट, मान लो वो सिर्फ एक को समझो पका रहा है, बाकी वो जो पक रहा है वो क्या हो रहा है, खुद इथाइलिन निकाल रहा है लार्ज क्वांटिटी में और वो बाकी को क्या करेगा, पका देगा। तो सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट, फर्स्ट लिखिएगा पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स।
लिखिएगा टुडे इथेफोन, इथेफोन ब्रांड या कमर्शियल नेम है, या इसी को सेपा यूज करते हैं हम लोग, सेपा, दैट इज क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड, क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड used at commercial level, used at commercial level for ripening of fruits. हम लोगों ने देखा है एक कंडीशन होता है जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। एक्चुअली जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो फ्रूट्स में, जब फ्रूट राइपिंग होते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और इसी कंडीशन या इसी फेनोमेनन को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं या क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। लिखिए इसको। हो गया? इसी में ही लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, या नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इनहांसेस द रेट ऑफ respiration, respiration during during ripening of fruits called as respiratory climactic, climactic, respiratory climactic. या सेकंड लिखना। ये भी क्या करता है, जल्दी पकेगा तो सेनेसेंस को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। हम लिख सकते हैं इंड्यूस senescence and abscission of leaves, and abscission of leaves, induce senescence and abscission of leaves. नेक्स्ट, मैंगो और पाइनएप्पल के केस में ये फ्लावरिंग, या हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट कह रहे हैं, मतलब उसके शेप साइज को मेंटेन करने का काम जो है कि प्रॉपर शेप में फ्रूट का प्रोडक्शन हो, उस केस में हम कहते हैं कि ये फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करता है इथाइलिन के चलते। फ्लावरिंग एंड synchronizing fruit set
in pineapple and mango. In pineapple and mango. अगर मैं रूट के ग्रोथ की बात करूं तो मेन रूट के ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है और लैटरल रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है इथाइलिन के चलते। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ लिखिएगा, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ मेन रूट but promotes adventitious roots and root hairs। एडवेंटिशियस रूट्स और रूट हेयर को प्रमोट करेगा लेकिन मेन रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ये फेमिनाइजिंग इफेक्ट दिखाता है क्यूकम्बर के केस में, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स, फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन कुकुम्बर। इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन के केस में, चेरी के केस में और वॉलनट के केस में इथाइलिन का ये इफेक्ट देखा गया कि वो उस पूरे प्लांट को काफी पतला कर देता है। इस चीज को थिनिंग इफेक्ट हम कहते हैं। तो ये इथाइलिन जो है इंड्यूस थिनिंग इफेक्ट in cotton, cherry and walnut cotton, cherry and walnut। ये इथाइलिन के चलते पेटियोल, या हम कह सकते हैं राइस के केस में इंटरनोड काफी इनलार्ज हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे जिबरलिन का के जैसा ही काम कर रहा है। 7 लिखना, प्रोमोट रैपिड इंटरनोड और पेटियोल elongation in rice seedlings। और पीनट के केस में और पोटैटो ट्यूबर को ये क्या कर रहा है ना, ये डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, या हम कह सकते हैं प्रमोट करता है कि अब वो ट्यूबर से क्या हो जाए, प्लांट के रूप में ग्रो कर जाए। 8 लिखिएगा, इनिशिएट germination in peanut seeds and
पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स। हो गया। और लास्ट देखो, लास्ट ट्रिपल रेस्पॉन्स हम बोलते हैं। लास्ट लिखिएगा नाइन्थ, दैट इज ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम, रेस्पॉन्स ऑन स्टेम, ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम है क्या? तो सबसे पहला जो एपिकल स्टेम होता है वो क्या होता है, हुक्स के रूप में कॉइल करता है। ठीक है, इसको एपिकल हुक फॉर्मेशन कहते हैं। डाइकॉट्स के केस में हमको देखने को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन। फर्स्ट देखेंगे एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट स्टेम, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट स्टेम। दूसरा देखो, दूसरा क्या कर रहा है कि रेडियल स्वेलिंग ऑफ स्टेम करता है। रेडियल स्वेलिंग मतलब कि स्टेम के लैटरल ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। हम लिख सकते हैं स्टिमुलेशन ऑफ, स्टिमुलेशन ऑफ रेडियल स्वेलिंग ऑफ स्टेम, रेडियल स्वेलिंग ऑफ स्टेम। और लास्ट क्या हो गया, स्टेम का ग्रोथ वो वर्टिकल में रोकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बढ़ाता है। इस चीज को आजियोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम, इसको क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिज्म कहते हैं, एजियोट्रोपिज्म। और इसके बायोअसे की मैं बात करूं तो इसका बायोअसे क्या है भाई, तो यही ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट होता है, ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट। ये यहां तक पांचों हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक दिन का बचा हुआ है, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर और है बस। हो गया, चलिए एंड कर रहे।